हेलो गाइस। आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर PT1 का हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि मतलब कि जो हिंदी का क्लास 8 का जो हिंदी का पेपर है उसी का जो PT1 का जो पेपर है उसी को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पेपर, ये फर्स्ट पेज है, पहला पेज, ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज। तो ये तीन पेज था हिंदी के पेपर में। तो मेरा इसमें क्या है कि मेरा बहुत ही अच्छा पेपर गया है। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन था। तो चलो शुरू करते हैं। तो आर्मी पब्लिक स्कूल गया। प्रथम अवतरीय परीक्षा मतलब कि पीरियोडिक टेस्ट 1 2025-2026, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, पूर्णांक से मतलब पूर्णांक 40, समय 90 मिनट। तो निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है। सभी खंड अनिवार्य है। प्रश्न के अंक एवं उनके सम्मुख अंकित है। मतलब कि सारे मतलब कि जो सेक्शन है क्वेश्चन पेपर वो 4 सेक्शन में डिवाइड है और हर सेक्शन को करना जरूरी है। और उसके सामने मतलब कि सेक्शन के सामने उसका मार्क्स दिया हुआ है। तो खंड अ देखते हैं। तो ये खंड अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उनमें नीचे लिखे गए प्रश्नों में से एक सही विकल्प का चयन करें। लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया उसी का उत्तर लिखना है। तो मैं तो शुरू कर देता मैं मतलब कि मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। लगभग 200 वर्षों की गुलामी ने भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को पैरों से रौंद डाला, हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया, हमारे विश्वास को हिला दिया और हमारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। किंतु अपने देश से प्यार करने वाले इसके एक सामान्य संकेत पर प्राण न्यौछावर करने वाले दीवानों का अभाव न था। एक आवाज उठी और देखते ही देखते राष्ट्र का दबा हुआ आत्माभिमान उन्मत्त हो उठा। इतिहास से साझी है जाने और अनजाने एवं शस्त्रों देशभक्त स्वतंत्र की अमानत निधि को पाने के लिए शहीद हो गए। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्राप्ति पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यभट्ट कहा जाता था। इस पावन देश में रामकृष्ण महात्मा बुद्ध, वर्धमान महावीर आदि महापुरुष ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्राप्ति सम्राट भी हुए थे। तो ये गद्यांश था, तो उसी को में से ढूंढकर हम लोग उत्तर देना है जो ये प्रश्न है। तो इस मतलब कि इसका यही मतलब इस गद्यांश का मतलब है कि भारत है वो अंग्रेज से जब अंग्रेज आए थे तो भारत को 200 साल तक मतलब गुलामी में रखे थे। उसमें क्या है कि भारत का जो भी मतलब कि संस्कृति गायब हो गया। लोग इसके लिए प्राण न्यौछावर करने लगे। भारत का नाम किसके ऊपर रखा गया था? भारत का नाम महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम के ऊपर रखा गया था और इसे पहले आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था। तो पहला प्रश्न, भारतवर्ष ने कितने वर्षों की गुलामी की? मतलब भारत ने कितने वर्षों की गुलामी झेली थी? तो 200 वर्ष। भारत देश ने 200 वर्षों तक गुलामी झेली। दूसरा, गुलामी ने भारत को क्या हानि पहुंचा? मतलब कि जब गुलामी हुआ तो उसके मतलब गुलामी में क्या हानि हुई? तो गुलामी ने भारत को अनेक हानि पहुंचाई। जैसे भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को पैरों से रौंद डाला, हमारी संस्कृति को समाप्त कर दिया, हमारे विश्वास को हिला दिया और हमारे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। तो ये दूसरा का। तीसरा का, इस भारत देश की क्या विशेषता? मतलब कि इस भारत देश का क्या विशेषता है?
तो इसका यही है कि इस देश के लिए लोग अपना प्राण न्यौछावर कर देते हैं, एक आवाज में सभी लोग एक साथ हो जाते हैं। तो ये है विशेषता। फिर चौथा, भारत देश का नाम किसके नाम पे रखा, मतलब कि भारत देश का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो भारत देश का नाम है महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्राप्तरी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया था। इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? प्रश्नपाल। तो इस देश को पहले आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था। तो ये हुआ गद्यांश। अब खंड मतलब कि सेक्शन बी, व्याकरण, व्यवहारिक व्याकरण, मतलब कि व्याकरण है। तो प्रश्न 2, लिपि किसे कहते हैं, मतलब लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने ढंग को लिपि कहते हैं। तो ऑप्शन है भाषा के शब्द रूप को, ख भाषा की क्षेत्रीय रूप को, ग सुनने तथा बोलने के ढंग को, घ उच्चारित ध्वनियों में के लिखित रूप को। तो सही आंसर है घ, ए उच्चारित ध्वनियों के लिखित रूप को। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को मतलब कि कौन सा राजभाषा का दर्जा कब मिला था? तो 14 सितंबर 1949 में। तो पहला है का 14 सितंबर 1948, का 14 सितंबर 1947, ग 14 सितंबर 1949 और घ 14 सितंबर 1950। तो ये है, तो इसका सही आंसर है ग 14 सितंबर 1949। अब तीसरा, ज्ञ संयुक्त व्यंजन से बना, मतलब कि ज्ञ है वो कौन कौन से संयुक्त व्यंजन से बना है? पहला ग प्लस या, दूसरा ग प्लस या, मतलब कि आधा ग प्लस या, फिर आधा जा प्लस या, और घ आधा ग प्लस आधा या। इसका सही आंसर है ग जा प्लस या, मतलब कि आधा जा प्लस या। अब प्रश्न 30, परीक्षक का वर्ण विच्छेद, मतलब परीक्षा का वर्ण विच्छेद करना है। तो प प्लस आ प्लस रा प्लस ई प्लस का प्लस शा प्लस आ प्लस का प्लस आ, तो ये परीक्षक है। तो इसका सही आंसर है दूसरा। कौन सा? मतलब सेक्शन बी, मतलब कि प्रश्न 30 का दूसरा। अब दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्दों को के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो पर्यायवाची शब्द लिखना है अग्नि या तो फिर अतिथि का। तो मैंने अग्नि का लिखा था, अग्नि का आग और उजाला, मतलब कि ज्वाला, उजाला नहीं ज्वाला, ये लिखा था। फिर चौथा, संधि के कितने भेद? संधि के 3 भेद है, स्वर व्यंजन विसर्ग संधि। तो सही आंसर है दूसरा 3। किन्हीं दो शब्दों के संधि विच्छेद करते हुए संधि के नाम लिखे। तो संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखना, तो जैसे कि विद्यालय और मैंने महोत्सव किया। तो विद्यालय व प्लस ई प्लस द प्लस या प्लस सॉरी, ये तो संधि विच्छेद मतलब कि पहला विद्यालय का मैंने विद्या प्लस आ ले, और फिर घा का महोत्सव को मतलब महो प्लस उत्सव, ये क्या। फिर प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों में किन्हीं दो शब्दों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। तो ये दो शब्दों की क्या की परिभाषा लिखना है। तो पहला है मैंने लिखा था संधि, दूसरा शब्द। तो संधि कैसे करते हैं? दो शब्दों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। शब्द जो दो वर्णों के मेल में उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे शब्द कहते हैं। तो ये हो गया खत्म। अब खंड मतलब सेक्शन सी, ये पाठ्य पुस्तक मतलब कि जो वसंत है उससे। तो अति लघु मतलब छोटा प्रश्न। तो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर 5 से 10 शब्दों में लिखें। तो 5 से 10 शब्दों के लिखना है। तो पहले रज्जु कौन थी? तो रज्जु बदरू की बेटी थी। दूसरा, बस की यात्रा नामक पाठ गद्य एक की कौन सी विधा है? तो मतलब कि कौन सी विधा है? तो बस की यात्रा नामक पाठ व्यंग गद्य की विधा है। फिर तीसरा, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर का क्या नाम था? तो लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले कारीगर का क्या नाम बदलू था। घ, बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक और उनके मित्र कितने बजे की बस पकड़ने चाहते थे? तो बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक और उनके उसके मित्र 4 बजे की बस पकड़ना चाहते थे। बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या देखकर क्या समझ रहे थे? तो बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ देखकर हरे भरे पेड़ों को अपना दुश्मन मान रहे थे। ये हो गया खत्म।
प्रश्न 8, निम्नलिखित लघु प्रश्नों में किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखे दीजिए। तो यहाँ पे कितना है, मतलब कि 6 प्रश्न है, जिसमें से सिर्फ 4 ही प्रश्न करना है। तो मैंने किया है, बस की यात्रा नामक पाठ में मैं उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जागी? तो ये है, तो इसका सही आंसर है बस की यात्रा नामक पाठ में मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इस पंक्ति का ये अर्थ है कि जब लोग कहने लगे कि इस बस से एक मूर्ख समझदार आदमी इस सफर नहीं करता, तभी उस बस के मालिक भी, हिस्सेदार भी यात्रा करने आए, तो इसलिए श्रद्धा बढ़ गया। तो इसका सही आंसर है। फिर बस की यात्रा नाम पाठ में लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहे हैं? कि जब लेखक जा रहे थे तो दुश्मन क्यों मांगे? तो बस की यात्रा नामक पाठ में लेखक पेड़ों को दुश्मन इसलिए मान रहे थे क्योंकि जब भी बस के सामने एक पेड़ हरे भरे पेड़ देखते हैं, तब उन्हें लगता है कि अब हम लोग, देखिए, अब बस सही सलामत नहीं रहेगी, अब एक्सीडेंट हो जाएगा, अब हम लोग सब मारे जाएंगे, क्योंकि बस कमजोर थी और अगर पेड़ से टकराई तो टूट जाएगी, जिसके कारण हम लोग सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये फिर घर लाख की चूड़िया नामक पाठ में बचपन में लेखक अपने मामा के घर चौ से क्यों जाते था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? क्योंकि जब लेखक बदलू अपने मामा के घर चौ से क्यों जाता था और बदलू को बदलू काका ना कहकर, सॉरी, बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था? तो इसका सही उत्तर है लेखक जब अपने बचपन में अपने मामा के घर चौ से इसलिए जाता था क्योंकि जब भी वो अपने मामा के गांव जाता तो बदलू उसे ढेर सारी लाख की कोलियां बना के देता, जिसके कारण उसमें जिससे उसे बहुत एक खुशी मिलती थी, इसलिए लेखक को अपने मामा के गांव जाना अच्छा लगता था। तो दूसरा, लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, यही कारण है। अब क्या अड़ा देखते हैं, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो इसका सही उत्तर है एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु लेना, इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति है एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु लेना, मतलब अनाज देकर सामान खरीदना। तो ये हो गया। अब जो प्रश्न 9, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब कि 6 प्रश्न है, उसके 5 प्रश्न उत्तर देना है। तो ये भारत की खोज के से हिमालय की हृदय से कौन कौन सी नदी निकलती है? किसी एक नदी का नाम लिखे। देखिए, हिमालय से कौन कौन सा नदी निकलता है, उनमें से सिर्फ एक नदी का नाम लिखना है। तो हिमालय से अनेक नदी ही निकलते हैं, उनमें से एक नदी है सिंधु। तो सिंधु एक नदी है जो कि हिमालय से निकलती है। दूसरे, चांद बीबी कौन थी? तो चांद बीबी अहमदनगर के रहने वाली एक औरत थी। तीसरा, नेहरू जी ने बागवानी करना कहाँ से शुरू किया? नेहरू जी ने बागवानी करना जब वह अहमदनगर की जेल में गए थे तब से शुरू की। फिर अड़ा भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? लेकिन भारत की खोज की पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा। सिंधु नदी को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को दूसरा इंदस नदी के नाम से जाना जाता है। अखंड लेखन, लेकिन लेखक के औपचारिक प्रश्न किन्हीं 2 विषयों पर लिखना था, कोई एक पे 5 नंबर का था। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखे। एक सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे। तो मैंने एक सप्ताह की छुट्टी लिखा है। तो यही है मेरा क्वेश्चन। मैं अब आशा करता हूँ कि मेरे अच्छे ही जाए। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।